ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जब भी मैं दिल्ली में मेट्रो से कहीं जाता हूँ और रास्ते में यमुना के ऊपर से मेट्रो गुजरती है तो मन दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है यमुना लगातार शहर से दूर हटना चाहती है, क्योंकि इस शहर ने नदी को विकास के नाम पर बहुत प्रदूषित किया है। यूँ लोगों के मानस में यमुना के लिए शायद श्रद्धा है, लेकिन इस श्रद्धा में प्रदूषित यमुना के लिए चिंता नजर नहीं आती। यह बताता है कि लोगों की स्मृति में यमुना के नाम पर श्रद्धा की स्मृतियाँ तो बची हैं, लेकिन नदी नहीं। यमुना नदी में तैरता कूड़ा कचरा और खासकर प्लास्टिक की थैलियों का अंबार लोगों के सुविधावादी और उपभोक्तावादी होने की निशानी है। भूगोल में यह तो पढ़ाया गया कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं ही संसाधन हो सकती है, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं की सीमाएं बढ़ती गई और संसाधनों की पूर्ति की शक्ति ने जवाब दे दिया। पृथ्वी और प्रकृति तो सभी जीवों के लिए सह अस्तित्व की जगह है, यह मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए भुला दिया है। आदिवासी जीवन में प्रकृति और पृथ्वी के साथ सह अस्तित्व की भावना मिलती है। सह अस्तित्व में दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव है, जो सिर्फ संसाधन की सोच तक सीमित नहीं है। कभी यमुना लाल किले की दीवार के साथ लगकर बहती थी, लेकिन अब वह लगातार दूर होती चली गई। हम जब घर में किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो पूरा परिवार उस व्यक्ति को लेकर चिंतित नजर आता है और उसको ठीक होने की स्थिति में लाने के लिए जुट जाता है। लेकिन लोक ने खुद को जैसे नदी की चिंता से अलग कर लिया है। कभी नदी लोक जीवन का अभिन्न अंग रहती थी। प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियाँ अपनी समृद्धि के स्तर पर नदियों के कारण पहुँची। हम सब नक्शे पर नज़र घुमाकर देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे समृद्ध शहर नदियों के किनारे बसे हैं। अब सवाल उठता है कि नदियों ने तो हमें समृद्धि दी, लेकिन हमने नदियों को क्या दिया? सिकुड़ती यमुना उसके बीमार होने का प्रतीक है। प्रदूषण के कारण उसका काला पानी नदी की बीमारी नासूर होते जाने की निशानी है। विकास के नाम पर नदी में अपशिष्ट और अपमार्जित पदार्थ भर गए। लेकिन इन सब चिंताओं के बावजूद हमने अपनी उन नदियों से मुँह मोड़ लिया, जो हमारे लोक का हिस्सा थी। हमने नदी की पारिस्थितिकी को लगभग नज़रअंदाज करते हुए उसके हिस्से में और ज़्यादा अतिक्रमण शुरू कर दिया। जिस तरह से मनुष्य ने अपने विकास के लिए लोकतंत्र को चुना, उस तरह नदी का भी लोकतंत्र उस नदी की पारिस्थितिकी होता है, जिसमें उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु और नदी के प्रवाह के आसपास पाई जाने वाली वनस्पति होती है। नदी पर सिर्फ मनुष्य का वर्चस्व ही नदी का लोकतंत्र नहीं हो सकता। यमुना को लेकर हमारी दिल्ली के
दिल में चिंता होनी चाहिए थी विराम। जब लोक चिंता करेगा कोमा तभी सरकारें भी साथ देंगी विराम पैरा। नदियों को समझने के लिए मैं यहाँ पहाड़ी लोगों के रहन सहन से जुड़ा एक उदाहरण लूँगा विराम। मैं हिमाचल में एक जगह घूमने गया था विराम। वहाँ गांव के बीच में पहाड़ से एक छोटी सी नदी आकर गांव के बाहर मुख्य नदी में मिल जाती है विराम। मैंने देखा कि गांव के लोग के घरों से निकलने वाला पानी गांव की उस नदी में नहीं मिलता विराम। उनका कहना है नदी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है कोमा। जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं कोमा उसी तरह इसका विराम पैरा। यमुना जिस रास्ते से होकर गुजरती है कोमा वहाँ के लोगों के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रही है विराम। हम इसकी गूंज को पुराने लोकगीतों में सुन सकते हैं विराम। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण को ही विकास मान लिया गया कोमा वैसे वैसे नदी लोक की चिंता से हट गई विराम। जिस नदी ने हमारी सभ्यता को सहेज कर रखा कोमा उसे हम सहेज न सके विराम पैरा। यूरोप में जब औद्योगिकरण हुआ तो पर्यावरणीय दशाओं को लेकर चिंतित लोगों ने विरोध किया विराम। उस समय इस विरोध को देखते हुए औद्योगिक विकास के समर्थकों ने विरोध करने वाले लोगों को बेवकूफ़ करार दिया विराम। उनका तर्क था कि वे सब तक सुविधाओं को नहीं पहुंचने देना चाहते विराम। मनुष्य ने अपने स्वार्थ को ही विकास और लोक का सरोकार मान लिया विराम। उसने जैव पारिस्थितिकी के तंत्र को हर जगह अंतिम छोर तक पहुंचा दिया विराम। अंतिम से आशय उसके हाश बिंदु पर विराम। हमारी विकास की परिभाषाओं में सारी जीव संपदा शामिल नहीं रही विराम। बस उसमें शामिल रहा तो मनुष्य और उसका स्वार्थ विराम। नदी को सिर्फ मनुष्य का संसाधन मान लेना मनुष्य की भूल है विराम। जब हम नदी को सहेजने का प्रयास करेंगे तो प्रकृति की सभ्यता बचेगी विराम। सभ्यता को मनुष्य तक सीमित करने की सोच अत्यंत संकीर्ण है विराम। प्रकृति की सभ्यता में सब जीवों और अजीवों के लिए जगह होनी चाहिए कोमा तभी हम संतुलित विकास की तरफ बढ़ेंगे और सह अस्तित्व के भाव को सोच पाएंगे विराम पैरा। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लड़कियों को हमेशा लड़कों से कम ही आंका गया है विराम। शिक्षा हो या अधिकार कोमा हर जगह उन्हें समझौता करना पड़ा है विराम। यो देश की बेटियां हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं कोमा लेकिन आज भी देहाती इलाकों में हवाई जहाज उड़ाने वाले हाथ 18 की उम्र में पीले कर दिए जाते हैं विराम। हमारे देश में लोग कितने ही नारे लगाए कोमा लेकिन आज भी कुछ लोगों की सोच वहीं अटकी है कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या होगा विराम। वे तो सिर्फ शादी करके चूल्हा चौका के लिए बनी है और इसलिए हमारे देश की आधी आबादी हाथ में डिग्री लेकर तो घूमती है विराम पैरा। एक देश तब कामयाब और विकसित हुआ माना जाता है कोमा जब उस देश के लोग शिक्षित होते हैं विराम। लेकिन सिर्फ किताबों को पढ़ने की डिग्री हासिल कर लेने से सब कुछ नहीं होता विराम। हमारे शिक्षित होने का मतलब है कि हम समाज में कोई बदलाव लाए कोमा अपने अधिकारों को जाने कोमा अपने हक को पहचाने विराम। यह कोई पहली बार नहीं जब बेटियों के शिक्षित न होने पर चिंता जताई गई है विराम। बेटियों के अधिकारों और उनके हक की लड़ाई तो लंबे समय से चली आ रही है विराम पैरा।
ऐसा नहीं है कि बेटियां आसमान नहीं छू रही कोमा, लेकिन आज भी कुछ बेटियों के सपने चूल्हे की आग में ही जलकर राख हो जाते हैं कोमा, क्योंकि हाथ में कॉफ़ी और कलम थमाने के बजाय उन्हें बेलन और चिमटा थमा दिया जाता है और उनके सपनों का गला घोंट दिया जाता है। और इसे ही न जाने कितने सपनों और अरमानों की मृत्यु रोज़ चूल्हे की आग में जलने या 18 की उम्र में शादी के गठबंधन में घुटकर हो जाती है। विराम समाप्त।